हेलो नमस्कार, मैं हूं धनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस ये ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे जुडिशरी और एडवोकेसी दोनों सेगमेंट को डील किया जाता है, उसमें आपका स्वागत एंड वेलकम। देखिए जी, मेरे पास में जो है ये न्यू क्रिमिनल लॉस का बेर एक्ट है, करेक्ट। यानी कि हमारे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब होता पता है क्या है, इलस्ट्रेशंस, दृष्टांत जिसे हिंदी में कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इलस्ट्रेशन बार बार हमसे पूछ ले जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप प्रैक्टिस करते हैं या एक जज भी हैं तो भी कहेंगे आपके इलस्ट्रेशन बहुत काम के होता है। इस क्लास को जिसे आप देखने जा रहे हैं, इस क्लास के अंदर मैंने जितने भी इलस्ट्रेशन हैं उनको एक ही वे के अंदर क्या क्या डील करने का प्रयास किया। तो ये जो ऐसे बीएनएस है, इसका फॉर्मल वर्जन यानी कि इंडियन पिनल कोड। तो इंडियन पिनल कोड के बेरेट को सामने रखा गया है और इलस्ट्रेशन को डील किया गया। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने क्रिमिनल लॉज और न्यू क्रिमिनल लॉज में इलस्ट्रेशन को लेकर जो चेंजेज है वो 0.001% है। मतलब उसमें कोई खास चेंज नहीं है। कहीं की जगह पे इन्होंने वैल्यू चेंज कर रखा है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इलस्ट्रेशन के अंदर, दृष्टांत में कहीं पर भी नहीं है, कोई चेंजेस है जो नहीं है। इसलिए आपके सामने जो मैं दिखाने वाला हूँ बेरेक्ट अब इस क्लास के अंदर, वो आईपीसी, सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट का होगा। लेकिन ये सेम टू सेम चीजें आप न्यू क्रिमिनल लॉज में बिंदास जो है डील कर सकते हो। 1% भी ये मत सोचना कि अरे सर ये तो आईपीसी के बेरेट के इलस्ट्रेशन है, ये हमारे बीएनएस में कैसे काम आएंगे। 100% काम आएंगे। आप देखेंगे तो एज इट इज वो चीज आपको देखने को मिलेगी। एक मेरी रिक्वेस्ट जरूर है, हो सके तो ये जो लिंकिंग बेरेट है इसके शुरुआत में आपको सेक्शन स्विचिंग दे रखी है, और नहीं तो ये लाल डायरी। ये लाल डायरी पता है क्या है, जब आप इस सेशन को देखें और अगर आपके पास ये लाल डायरी है तो सेशन का मजा डबल हो जाएगा। जैसे इसमें क्या कर रखा है, इसमें टू वे जो है स्विचिंग कर रखी है, आईपीसी टू बीएनएस और बीएनएस टू आईपीसी, बीएनएसएस टू सीआरपीसी और सीआरपीसी टू बीएनएसएस, और बीएसए टू इंडियन एविडेंस एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट टू बीएसए। तो ये आप साथ में रखिएगा ताकि सेशन का मजा जो है वो डबल हो सके, और इन इलस्ट्रेशन को एंजॉय कीजिए। और एंड में कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये चीजें, ये इलस्ट्रेशन वाला एपिसोड आपको कैसा लगा। थैंक यू। अब आप आ जाओ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आखिरी पार्ट है। कौन सा है? आखिरी पार्ट है ये। ए ने क्या किया, ए ने कट डाउन किया ट्री को जो कि जेड के मैदान, जेड के ग्राउंड पे था, और उसका इंटेंशन क्या था कि वो डिसऑनेस्टली क्या करे, जेड के जो पेड़ है वो लेके चला जाए विदाउट जेड कंसेंट। तो जैसे ही ए ने उन पेड़ों को सेवियर्ड किया, उसने थेफ्ट कमिट कर लिया। जैसे ही क्या कर दिया, उसने एक तरीके से पेड़ों को अलग किया, तो उसने क्या कर दिया, थेफ्ट है। नाउ सी अगला इंस्टेंट, ए मीट्स अ बुलक, अच्छा सॉरी बी वाला, ए पुट्स अ बैट फॉर द डॉग्स इन हिज पॉकेट। ए ने क्या कर दिया, डॉग के लिए कुछ बिस्किट बिस्किट होता होगा है ना, वो अपने पॉकेट में रख दिया, और डॉगी को ऐसे करते हैं ना, डॉगी को बुलाते हैं, तो वही चीज़ वो करने लग गया। और जेड के डॉग को इसने इंड्यूस किया कि उसको फॉलो करें। हेयर इफ एज इंटेंशन बी डिसऑनेस्टली टू टेक द डॉग आउट ऑफ जेड पोजीशन, ताकि उसको जेड के और डॉगी को क्या कर सके, वो चुरा सके। तो ए ने क्या किया, यहाँ पे थेफ्ट है जो कमिट कर दिया। ओके, नाउ मूविंग अहेड, दैट्स ऑल। उसके बाद में सर मैं इलस्ट्रेशन अलग टाइपिंग करके पीडीएफ बनाऊं क्या, क्यों इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? फर्दर सी, ए मीट्स अ बुलक कैरिंग अ बॉक्स ऑफ, अभी जो है एक बैल जो है वो खजाना लेके जा रहा था। ही ड्राइव द बुलक इन सर्टन डायरेक्शन, तो उसने बैल को इस तरह से रोटी दिखाई और बोला ले 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 ले, और वो बैल पीछे 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 आ गए। तो यहाँ पे उसने कौन सा अपराध किया? चोरी का अपराध है जो कर लिया। ए जो है वो क्या है, जेड का सर्वेंट है, और जेड को एंट्रस्ट किया गया था कि भाई वो क्या करे, जेड की प्लेट का ध्यान रखे। तो जो सर्वेंट है वो एक दिन क्या है, डिसऑनेस्टली वो लेके भाग जाता है, रन अवे विद द प्लेट विदाउट जेड कंसेंट। तो ए ने, जो सर्वेंट है उसने कौन सा अपराध किया? थेफ्ट का अपराध कर दिया। फर्दर जेड एक यात्रा पे जा रहा था, उसने वो प्लेट ए को दी, वेयर हाउस का कीपर है, जब तक कि जेड वापस नहीं आता। ए ने क्या कर दिया, वो जो प्लेट है वो सुनारे के पास लेके गया और उसको बेच दिया। तो है द प्लेट वॉज नॉट इन जेड पोजिशन, इट कुड नॉट देयर फॉर्म बी टेकन आउट ऑफ जेड पोजिशन, एंड ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट। तो क्या मामला हो जाएगा? तो वो ये देखो, ये इलस्ट्रेशन ध्यान रखना, यहाँ पे गलती करोगे आप। जब आप जो है सामने वाले को पोजीशन में दे चुके हो और उसके बाद उसके पोजीशन से कोई चीज़ इधर हो जाती है, तो उसको अपराध है जो नहीं कहते, फिर वो आपके क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर हो जाता है। हाँ जी, मूविंग अहेड। तो इस तरीके से इलस्ट्रेशन आपको दे रखे हैं, आप थेफ्ट वाले इलस्ट्रेशन आपने पढ़े होंगे। मुझे बता दो रैंडमली कुछ एक इलस्ट्रेशन, और जो बड़ा इलस्ट्रेशन है वो पढ़ लेता हूँ मैं। एम पे आ जाओ। ए बीइंग इन फ्रेंडली टर्म्स विद जेड गोज इनटू जेड लाइब्रेरी एंड इन जेड एब्सेंस एंड टेक्स अवे बुक्स विदाउट जेड एक्सप्रेस कंसेंट फॉर द पर्पज मियरली ऑफ रीडिंग, और उसका इंटेंशन भी यही था कि वो उसको वापस लौटा देगा। Here it is probable that A may have conceived that he had implied consent
तो यहाँ पे वो चोरी नहीं है, यहाँ पे वो चोरी है जो नहीं है, बेचारा पढ़ने के लिए लेके जा रहा था वापस ला के रख दे रहा वगैरह, तो ना, तो इस केस में वो चोरी नहीं गया। यहाँ पे इम्प्लाइड कंसेंट का कॉन्सेप्ट जो क्या हो रहा है, एप्लीकेबल है, जो हो रहा है। अच्छा, ए जो है वो जेड की वाइफ का प्रेमी है, ठीक है। सी गिव्स अ वैल्यूबल प्रॉपर्टी, सी गिव्स अ वैल्यूबल प्रॉपर्टी विच ए नो टू बिलोंग टू हर हस्बैंड। अब वाइफ ने क्या कर दिया, हस्बैंड की जो टाइटन की वॉच थी वो क्या पकड़ा दी, अपने प्रेमी को पकड़ा दी। अब ए को पता है कि ये जो टाइटन की वॉच है वो तो उसके हस्बैंड की है ना। एंड टू बी सच प्रॉपर्टी एज सी हैज़ नो अथॉरिटी, और उसको पता है कि इस वाइफ के पास ये अथॉरिटी नहीं है, किसकी, उस टाइटन के वॉच की। अगर फिर भी ए जो है वो टेक्स अवे द प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली, तो यहाँ पे ध्यान रखना ए ने चोरी की है। अब आप तुम कहोगे सर उसके तो उसकी वाइफ ने दिया है, अरे वाइफ ने दिया है तो ए ने लिया भी तो है। ए को तो पता है ना कि टाइटन की वॉच जो है वो, ये क्या नाम इसका, जेड की वाइफ नहीं पहनती है ना, उसका हस्बैंड पहनता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है जो होता है यहाँ पे। तो अब जैसे सेक्शन 382 है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपके सामने देखो, ए कमिट थेफ्ट ऑन प्रॉपर्टी इन जेड पोजीशन, जेड के पोजीशन में क्या है, प्रॉपर्टी है, ए वहां पे थेफ्ट कमिट कर रहा है। एंड वाइल कमिटिंग दिस थेफ्ट, वो क्या कर रहा है, ही हैज अ लोडेड पिस्टल अंडर हिज गारमेंट, और उसके पास में क्या, एक लोडेड पिस्टल पहले से प्रिपरेशन करके गया है, पहले से क्या करके गया है, प्रिपरेशन है जो करके गया है। हैविंग प्रोवाइडेड दिस पिस्टल फॉर द पर्पज ऑफ हर्टिंग जेड, अगर जेड उसको रोकता है तो उसने कौन सा अपराध किया है, 382, यानी कि थेफ्ट विद प्रिपरेशन। ए क्या करता है, ए पिक्स जेड पॉकेट, ए जो है जेड का पॉकेट निकालता है। हैविंग पोस्टेड सेवरल ऑफ हिज कंपेनियन नियर हिम, और वो क्या करता है, चारों तरफ अपने जो साथी है उसको उस व्यक्ति के खड़ा कर देता है कि बाई चांस अगर वो चोरी का विरोध करे तो उसके साथी क्या करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे या उसको रेसिस्ट करेंगे। तो ए ने इसके तहत अपराध है जो क्या, ये भी अच्छा मामला है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, इसको रॉबरी में मत लेके चले जाना, इसको रॉबरी में मत लेके चले जाना, मैं पहले से कह रहा हूँ, ओके, ध्यान रखना। मूविंग अहेड, अब 383 का एक इलस्ट्रेशन ले लो, एक एक इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ हर एक अपराध का। सी, ए ने धमकी दी कि वो क्या करेगा, लाठी वाले आदमी भेजेगा टू प्लो तब जेड फील्ड, जेड के खेत को बर्बाद करने के लिए, है ना। अनलेस जेड विल साइन एंड डिलीवर टू बी अ बॉन्ड, अगर जेड जो है वो कोई बॉन्ड साइन करके नहीं देता है तो बी को, तो अदरवाइज क्या करेगा, वो इस तरीके से लाठी वाला आदमी भेजेगा जो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। बाइंडिंग जेड एंड पेनल्टी टू डिलीवर सर्टन प्रोड्यूस टू बी, और इस तरह उसने क्या किया, जेड को इंड्यूस किया कि जेड क्या करे, अपने बॉन्ड पे साइन करे। तो ए ने क्या किया, एक तरीके से एक्सटॉर्शन वाला काम किया, ए ने क्या किया, एक्सटॉर्शन वाला काम है जो यहाँ पर कर रखा है। मैं आपको एक आधा इलस्ट्रेशन रॉबरी डेकोटी का भी बता देता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं अपन, यस दिस वन, ये समझना आप, ठीक है। देखो क्या हुआ, ए ने जेड को घुटनों के बल नीचे गिरा दिया एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जेड मनी, और फ्रॉडुलेंट तरीके से जेड का पैसा ले लेता है फ्रॉम जेड क्लोथ, जेड के क्लोथ से, विदाउट जेड कंसेंट। तो यहाँ पे ए ने अपराध किया है, और अगर ये चोरी करते समय वो क्या करता है, जानबूझ के उसको रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट करता है, तो यहाँ पे उसने रॉबरी की है, ओके। मतलब उसने क्या किया है, चोरी करते समय उसको जानबूझ के रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट करके रखा है, तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया, रॉबरी है जो कमिट कर दी, ओके। चलिए, ए जेड से मिलता है हाईवे पे, वो उसको एक पिस्टल दिखाता है और उससे उसका पर्स मांगता है, और जेड कॉन्सिक्वेंस से अपना पर्स सरेंडर कर देता है। हेयर ए हैज़ एक्सटोर्ट द पर्स फ्रॉम जेड बाय पुटिंग हिम इन फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट सो एंड सो, ये रॉबरी है। ए जेड से मिलता है, जेड का जो बच्चा है ऑन हाई, जेड और जेड के बच्चे से हाईवे पे मिलता है, ए जेड के बच्चे को उठा देता है और बोलता है कि मैं इसको क्या कर दूंगा, एक तरीके से नीचे फेंक दूंगा, ठीक है, जब तक कि जेड अपना पर्स नहीं दे देता, ये भी एक तरीके से रॉबरी है। ए जो क्या करता है, ऑब्टेन प्रॉपर्टी फ्रॉम जेड, ये कहते हुए कि तुम्हारा बच्चा जो है, योर चाइल्ड इज इन द हैंड्स ऑफ माई गैंग, गनी भाई, याद है आपको गनी भाई, वांटेड वाली मूवी, योर चाइल्ड इन द हैंड्स ऑफ माई गैंग एंड विल बी पुट टू डेथ अनलेस यू सेंड अस 10,000 रुपीज़। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक तरीके से रॉबरी है जो हो जाता है, ओके। तो ये सारे पॉइंट आपके किस में आ जाते हैं, रॉबरी के अंदर है जो आ जाता है। रॉबरी डकैती में जितना ही अंतर है 5 लोगों का, 5 लोग मिल गए तो रॉबरी क्या बन जाती है, डकैती में कन्वर्ट है जो हो जाती है। हाँ जी, मूविंग अवे। अब देखो मिस एप्रोप्रिएशन के कुछ एग्जाम्पल ले लो। बी बड़ा दिख रहा है, बी को ले लेता हूँ, कवर करता हूँ यहाँ पर आपके बीच में। देखो क्या लिखा हुआ है इस केस के अंदर,
यहाँ पे A being an on friendly terms with Z goes into Z library in Z absence and takes away book without Z express consent. Here, if A was, ये हमारा पेन जो है वो कहाँ चला गया, एक सेकेंड, हाँ आप लोगों को सब दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ दिखाई तो सब कुछ दे रहा है, ठीक है, ओके. नाउ सी, A being on friendly terms with Z goes into Z library, वो भी Z की एब्सेंस में जाता है, और टेक्स अवे बुक विदाउट Z एक्सप्रेस कंसेंट. अगर A जो है यहाँ पर इस इंप्रेशन में है कि भाई Z तो उसका दोस्त है, वो बुक देने से मना थोड़े ना करेगा, है ना, तो A ने यहाँ पे थेफ्ट कमिट नहीं किया. लेकिन A अगर उस बुक को बाद में सेल कर देता है, तो इसका मतलब उसने उसको मिस एप्रोप्रिएट कर दिया. ठीक है. एक और एग्जांपल लो, सी, ए और बी जो है वो दोनों जॉइंट ओनर है, एक घोड़े के दो मालिक है. ए टेक्स द हॉर्स आउट ऑफ बीज पोजीशन इंटेंडिंग टू यूज इट. हेयर एज ए हैज अ राइट टू यूज द हॉर्स ही डज नॉट डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट, क्योंकि ए के पास अधिकार है उसको यूज करने का. लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति उस घोड़े को बेच देता है, तो इसका मतलब उन्होंने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट कर दिया. और मिस एप्रोप्रिएशन में प्रॉपर्टी अगर एंट्रस्ट की जाती है पहले, फिर मिस एप्रोप्रिएशन होता है, तो वो एक तरीके से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाता है. वो क्या हो जाता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है जो हो जाता है. तो इसके एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के भी देखने को मिल जाएंगे. कहाँ पे, आपके सामने ये 403 के बहुत सारे इलस्ट्रेशन आपको दे रखे हैं. एक ये 404 का इलस्ट्रेशन भी देख लो भाई, ये थोड़ा अटपटा है. जेड डाई इन पोजीशन ऑफ फर्नीचर, जेड की मृत्यु होती है, और जब जेड मरा था उसके पास में फर्नीचर था, पैसा था. उसका जो सर्वेंट है ए, बिफोर द मनी कम्स इनटू द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन एंटाइटल, जब तक जेड के लीगल वारिसान आते और उनको जेड की प्रॉपर्टी उनके पोजीशन में जाती, तो क्या करता है उसका सर्वेंट जो है उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट कर देता है. तो यहाँ पर ए ने जो है वो 404 वाला मिस एप्रोप्रिएशन किया है, 404 वाला मिस एप्रोप्रिएशन यहाँ पे किया है. देखो अब आपके क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के इलस्ट्रेशन तो बहुत आसान है. इसमें तो सिंपल सी बात है कि भाई एंट्रस्टमेंट कहीं पर हो और आपने उसको मिसयूज किया, पीएफ का मामला, ईएसआई का मामला, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक तरीके से इसी में कवर है जो होते हैं. एक एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा बड़ा है, डी ले लेता हूँ, बी मेरे को बड़ा दिख रहा है. अच्छा डी जो है वो इससे कनेक्टेड है क्या, ठीक है. तो ये पढ़ लेते हैं. ए जो है कलकत्ता में रहता है, जो कि एजेंट है जेड का. ठीक है. जेड कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है. ठीक. दोनों के बीच में एक एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्टैक्ट हो रखा है ए और जेड के बीच में. ए कौन है, एजेंट है, जेड कौन है, प्रिंसिपल है. कि जो भी सम जो है जेड भेजेगा ए को, तो उसको ए क्या करेगा, एजेंट क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा जेड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग. ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई. जेड ने 1 लाख रुपया भेजा, 1 लाख रुपीज़ भेजा टू ए को, और उसका डायरेक्शन क्या था कि भाई तुम इसको जो है ना कंपनी के पेपर में इन्वेस्ट कर देना. ए ने बेईमानी से उन डायरेक्शन को डिसओबे किया और उस पैसे को उसने कहाँ पे एम्प्लॉय कर दिया, खुद के बिजनेस में एम्प्लॉय कर दिया. क्या ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, यस, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है. लेकिन अगर ए जो है इस इलस्ट्रेशन के अंदर नॉट डिसऑनेस्टली, बेईमानी पूर्वक नहीं, लेकिन गुड फेथ में अपने मालिक का पैसा बचाने के लिए, मालिक को और एडवांटेज देने के लिए वो क्या करता है, वो इस पैसे को मान लीजिए शेयर होल्ड कर देता है बैंक ऑफ बंगाल वगैरह किसी केस में. तो यहाँ पे जेड के डायरेक्शन को उसने डिसओबे तो किया है और उसने क्या कर दिया, बैंक ऑफ बंगाल के शेयर खरीद लिए. लेकिन इंस्टेड ऑफ बाई कंपनी शेयर, तो यहाँ पे कहीं की जो है ना उसने जेड को एक तरीके से, आगे जाके उसको नुकसान भी हुआ हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पे उसका इंटेंशन डिसऑनेस्टली नहीं था. ये अच्छा एग्जाम्पल है. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होने के लिए आपका क्या होना चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना ज़रूरी होता है. ओके, मूविंग अहेड, और आगे बढ़ जाते हैं अपन यहाँ पे. फिर आपके सामने, ठीक है, और कहाँ पे इलस्ट्रेशन है, हाँ, चीटिंग वाला इलस्ट्रेशन भी देख लो. आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ए डिसऑनेस्ट, अगर आप बेईमानी पूर्वक किसी चीज़ को छुपाते हो तो वो भी चीटिंग है. फॉल्सली आप क्या करते हो, प्रिटेंड करते हो कि आप किसी सिविल सर्विस में हो, है नहीं. फॉल्सली आप प्रिटेंड करते हो सिविल सर्विस, और इससे आप इंटेंशनली जेड को डिसीव करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि जेड जो है वो क्या करे, डिसऑनेस्टली इंड्यूस जेड टू लेट हिम हैव ऑन क्रेडिट गुड्स. फिर इसको आप क्या करते हो, आप मतलब किराने की शॉप में गए, बोला कि मैं तो सरकारी नौकरी में हूँ, आप मेरे कोई माल उधार दे दो, मैं कल आपको पैसे पहुँचा दूंगा, जबकि आप एक्चुअल में सरकारी नौकरी में दूर दूर तक नहीं हो. तो ये भी एक तरीके से चीटिंग है जो होती है. ठीक है, ध्यान रखना.
लेकिन ध्यान, वो जो अपना मामला आता है ना, कौन सा मामला, कि जहाँ पर आप एक लड़की को बोलते हो कि मैं तो बहुत पैसे वाला इंसान हूँ, तुम तो मुझसे शादी कर लो, और लड़की इस गलत फहमी में शादी कर लेती है, तो क्या वहाँ पे ये वाली चीटिंग आएगी क्या? हाँ या ना, बताइए, क्या वहाँ पे ये वाली चीटिंग आएगी क्या? लड़की को बोला मैं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तुम मुझसे शादी कर लो, और लड़की इस लालच में शादी कर लेती है, और फिर बाद में पता चलता है कि उसके पास तो पैसा है ही नहीं। क्या ये मामला चीटिंग में है क्या? ध्यान रखना, ये मामला प्रॉपर्टी की चीटिंग में नहीं आएगा। प्रॉपर्टी की चीटिंग में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उस शादी करना, लड़की से शादी करना, ये अपराध है अपने आप में, बट ये वाला चीटिंग का मामला यहाँ पे कंसिडर नहीं होता है। हाँ, चीटिंग बाय पर्सोनेशन एक अलग सेगमेंट हो सकता है। तो चीटिंग वाले मामलों के अंदर कई सारी बातें आपको क्या कर रखी, मेंशन जो कर रखी है यहाँ पे, तो इन चीज़ों को आप डील कर सकते हो। एक आधा इलस्ट्रेशन और किसका देख लेते हैं अपन, यहाँ पे अपन एक मिस्टीप का देख लेते हैं। मिस्टीप के इलस्ट्रेशन कई बार एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। देखो भाई, अब मिस्टीप के इतने सारे पॉइंट आपको दे रखे हैं, ठीक है, फटाफट मेरे साथ समझने की कोशिश करना। अटेंशन, ए जानबूझ के वैल्यूबल सिक्योरिटी जो कि जेड की उसको जला देता है, इंटेंडिंग टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू, इसका इंटेंशन क्या है, जेड को रॉन्गफुल लॉस कॉज करना, तो ए ने यहाँ पे मिस्टीप किया। सिंपल सा पॉइंट। डी पर आओ, ए नोइंग दैट इफेक्ट्स आर अबाउट टू बी टेकन इन एग्जीक्यूशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई डेप्ट, ए जानबूझ के, ये जानते हुए कि कुछ पर्टिकुलर इफेक्ट जो हैं वो किसी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में इस्तेमाल किए जाने वाले हैं, सेटिस्फाइड डेब्ट ड्यू टू फ्रॉम हिम टू जेड, वो जानबूझ के उन इफेक्ट का मतलब उन प्रॉपर्टी को जो उसको अपने देनदारों को चुकानी है, वो जानबूझ के उनको क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि वो चीज़ें उसके लेनदारों को ना मिल सके। तो यहाँ पर भी उसने क्या किया, मिस्चीफ है, जो भले ही वो खुद की प्रॉपर्टी को इस तरीके से कर रहा हो ताकि वो क्रेडिटर को ना मिल सके, ये भी इसके अंदर है। ए ने अपना एक जहाज इंश्योरेंस करवाया था और वॉलंटरी कॉज द सेम टू बी कास्ट अवे, और जानबूझ के क्या किया उसने, जहाज को डूबने दिया, कुछ भी हुआ, ताकि क्या हो सके कि इस जहाज का जिन लोगों ने अंडरटेकिंग दिया है उनको नुकसान हो सके। तो यहाँ पर ए ने क्या है, मिस्टीफ है जो कर रखा है। तो ये मिस्टीफ वाले इलस्ट्रेशन आप थोड़े से व्यवस्थित तरीके से ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे आपका पॉइंट कई बार क्या इस तरीके से आपके सामने आ जाता है। तो देखो यार, प्रॉपर्टी से पहले वाले जो अपराध थे उनके तो अपन ने इलस्ट्रेशन बहुत एक एक करके किए थे। प्रॉपर्टी वाले ऑफेंस के हमने थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, भाग वाला मेथड जरूर अप्लाई कर रखा है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब एक बात मैं आपको यहाँ की भी बता देता हूँ, हाउस ब्रेकिंग के संबंध में। देखो, ए ने क्या किया, हाउस ट्रेसपास किया, उसने क्या किया, एक होल बनाया एक कुएं के रास्ते से जेड के घर में, एंड पुटिंग हिज हैंड थ्रू द अपर्चर। तो अब उसने क्या किया, इस तरीके से उसमें अपना हैंड डाल दिया, वो जो होल था उसके माध्यम अपना हैंड डाल दिया। तो चाहे हाथ डालो चाहे पूरा शरीर डालो, हाउस ब्रेकिंग हो जाता है यहाँ पे। एक और इलस्ट्रेशन ले लो, ए फाइंड द की ऑफ जेड हाउस डोर, ए को जेड के घर की चाबी मिल गई, जो कि चाबी जेड से गुम गई थी, और ए क्या करता है, हाउस ट्रेस पास करता है उस चाबी के जरिए, ओपन द डोर। तो भी ये क्या होता है, ये हाउस ब्रेकिंग होता है। ये क्या होता है, अब यूँ मत कहना कि वो तो लॉक खोल के आया है, दरवाज़ा तोड़ा ना है, तो हाउस ब्रेकिंग नहीं होगी ना, फिर भी ये हाउस ब्रेकिंग होगी। ओके, एक और इलस्ट्रेशन, जेड जो कि डोर कीपर है किसका, वाई का, इज स्टैंडिंग वाई, जो वाई के डोर पे खड़ा है। ए कमिट हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग द हाउस हैविंग डेटर्ड जेड फ्रॉम अपोजिंग हिम बाय थ्रेटनिंग टू बीट हिम। अब जेड क्या करता है, जो है उसको क्या करता है, धमकी, ए जो है उस जेड को धमकी देता है कि ध्यान रखना, मेरे को रोका तुम जिंदा नहीं बचोगे। तो ये भी क्या है, हाउस ब्रेकिंग है। तो ये हाउस ब्रेकिंग के कई सारे एग्जाम्पल जो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं। तो मोटा मोटी रूप से आपके यही आपके एग्जाम्पल है जो दे रखे हैं, तो इनको थोड़ा सा एक बार आप ऑब्जर्व करना। आज के इस सेशन का हमारा जो मेन कंसर्न था वो बस इतना था कि कहीं न कहीं जो है आप क्या कर सको, इस बात को समझ सको, किस बात को, कि आपके सामने जो एग्ज़ाम के अंदर अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे, अलग अलग जो एस्पेक्ट आएंगे, वहाँ पर आपको इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। एक बात मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए अजमेर में जहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ पर व्यवस्था करवाने का एक प्रयास किया गया है लिंकिंग ट्रस्ट के माध्यम से। तो आप उसका क्या कर सकते हो, बेनिफिट है जो ले सकते हो। पहले मेरी कोशिश थी कि जयपुर के लिए भी ऐसा कुछ हो, लेकिन जयपुर के लिए शायद संभव नहीं हो पाया, लेकिन अजमेर के लिए उसको अपन ने डन कर दिया है। कहाँ गया ये, एक मैंने छोटा सा वीडियो डाल रखा है, उसमें आपको डिटेल भी दे रखी है, दिस वन, ये वाला, ठीक है, लिंकिंग विश्राम गृह एक प्रयास।
तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो के अगर आप मान लीजिए वॉलंटियर करना चाहते हैं, यस, अगर आप वहाँ पे तो प्रैक्टिस यहाँ पर करते आपको हैं डिटेल या फिर आप जानकारी एलएलबी के इतना ही स्टूडेंट, नहीं, आपको जो है इसमें एक फॉर्म भी मैंने फिल करके दे रखा है, आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए और हो सके तो प्लीज़ कल 12 बजे तक कर दीजिएगा, क्योंकि क्या एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है वहाँ पे होटल में जो भी मैनेजमेंट करना होता है ना, तो वहाँ पे क्या है अपन ने रूम जो है अरेंज करवाए आप लोगों के लिए, और हर रूम के अंदर जो है 3 कैंडिडेट रहेंगे, ठीक है। जैसे या तो 3 बॉयज़ साथ में रह पाएंगे या 3 गर्ल्स साथ में रह पाएंगे, और अगर रूम में स्पेस रहता है, खाली रहता है, मान लो 2 गर्ल्स हैं अवेलेबल है, तो उनके गार्जियन को भी वहाँ पे साथ में रहने का जो है एक तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा, बराबर। 18 तारीख शाम का डिनर आपका वहाँ से अरेंज हो जाएगा इवनिंग टाइम के अंदर, सुबह आपके पराठों वाला नाश्ता आपको अवेलेबल हो जाएगा, और बढ़िया से एग्जाम करना। और हो सकता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है अजमेर टावर के नाम से होटल है, अजमेर टावर के नाम से होटल है, वहाँ पर ही सारा अरेंजमेंट है, ताकि आपको रेलवे स्टेशन बिल्कुल पास में, उसके लिए आने जाने में समय खराब नहीं हो। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है वहाँ पर कई सारे कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो जिनका एग्जाम सेंटर सेम है, तो वहाँ से पता है क्या होगा, 4-5 कैंडिडेट हैं तो एक टैक्सी पकड़ के आप लोग साथ में जा सकते हो, साथ में आ सकते हो, ये भी आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट है जो हो जाएगा, क्योंकि ऐसे टाइम के अंदर टैक्सी वाले खूब लूटते हैं, है ना। जहाँ पे 100 रुपये लगते हैं वहाँ पे इस टाइम के अंदर वो भी 300-400 रुपये वसूल करते हैं, तो ऐसे टाइम में आपको हेल्प मिलेगी। और अजमेर सेंटर आपका है, एग्ज़ाम के बाद हम लोग वहीं पे मिलेंगे, कहाँ पे, इसी अजमेर आपके टावर होटल के अंदर मुलाकात रहेगी, और एक स्पेशल चीज़ मैंने आपके लिए सरप्राइजली तैयार करवा रखी है जो मैं वहाँ पर दूंगा, और ऐसी मुलाकात का बहाना चाहिए जी। तो अगर किसी कारण से आप उस वहाँ पे स्टे नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी एक बार वहाँ पे मिलने आना ज़रूर, मैं इंतज़ार करूँगा। सो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आईपीसी की कई सारी बातें इलस्ट्रेशन बेस आपको थोड़ा सा हेल्प है जो हुआ होगा। ओके जी, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर। नेगेटिव मार्किंग के बारे में क्या इशू आ रहा है अंकिता जी, आप लोगों को कितना 1/3 है ना नेगेटिव मार्किंग, कितना है आपका, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 है ना एपीओ एग्जाम के अंदर, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने सपोज करो, मैं मान के चल रहा हूँ कि 1/3 है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में यहाँ पे आपके सामने ये बात आ जाएगी कि कहीं न कहीं अगर कोई सवाल आपका गलत हो गया, कोई सवाल आपका एक तरीके से क्या हो गया, गलत है जो हो गया, तो उस केस में आपके वो नंबर जो है ना 1/3 उल्टा नेगेटिव चला जाएगा। 4 सवाल है, 4 में से आपने क्या किया, 1 गलत किया, 3 सही किए, तो 3 सही किए कि 3 नंबर सपोज करो मिल गए, और 1 गलत किए फिर उसमें से 1/3 आपके लेस हो गया, है ना, ये है जो वहाँ पे होता है। ओके जी, चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस केस, आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कल भी मैं आप लोग, अगर आपको लगे तो मुझे बता देना, सिमिलर क्लास अपन सीआरपीसी के लिए भी प्लान कर लेंगे, जो इलस्ट्रेशन वाला फटाफट करने का मामला है। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अजमेर टावर होटल के अंदर, सी यू देयर, बाय बाय। हाँ जी, तो ये सेशन आपका यहीं पे कंप्लीट है जो होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इलस्ट्रेशन को समझने के लिए जो छोटा सा प्रयास लिंकिंग लॉ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे किया गया है वो आपके लिए यूज़फुल होगा। लेकिन आपका फीडबैक मुझे और मेरी टीम को एक अलग इंस्पिरेशन, एक अलग मोटिवेशन देगा, तो इस सेशन के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आखिर में एक बात आपसे कहना चाहता हूँ मैं कि लिंकिंग ऐप पर जो भी जुडिशियल क्लासेस, जो भी जुडिशियल एग्जाम का प्रिपरेशन होता है वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से डायग्रामेटिक नोट्स बनाते हुए और साथ ही साथ में अलग अलग सेक्शन और अलग अलग कॉन्सेप्ट को लिंक करते हुए डील किया जाता है। तो अगर आप जो है जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं देन मोस्ट वेलकम, और अगर आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के साथ एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम को डील करना चाहते हैं तो वेडनेसडे से संडे डेली हर रोज रात को 9 बजे हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं एडवोकेसी के प्रैक्टिकल टैक्टिक्स। तो आप उनको भी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट जो कर सकते हैं। तो चाहे जुडिशरी गाइडेंस हो या एडवोकेसी गाइडेंस हो, दोनों चीज़ों के लिए आपका अपना लिंकिंग लॉस तैयार है। फॉर एनी डिटेल feel free to connect my team at 988-774-6465. Thank you.